अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है वो थर्मल और जर्नल फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ठीक है। और उसके बाद ये है कि जैसे हमने न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स और ये सारे सेक्शंस भी कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। तो इसमें ये है कि पहले हम न्यूक्लियर के क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि वो शॉर्ट है और वो हमने लेटेस्ट कवर भी किया था। तो ये 2024 का पेपर है। तो 2024 के हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले न्यूक्लियर वाला देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो जर्नल फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दी आइसोटोप थेलियम 208 इज रेडियो एक्टिव। इट डिकेज बाय बीटा डिके। तो इसमें बीटा डिके होगा और इसमें ये डिके होकर आइसोटोप बना रहा है लेड का। ठीक है। और उसके बाद आपने इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। ये वाली इक्वेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इक्वेशन कंप्लीट आपको करने के लिए मिलेगी, याद नहीं करनी होती। तो इसमें यहाँ पर इक्वेशन में 81 और 208 गिवन है। तो बीटा की वैल्यू सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि बीटा में -1 आता है और 0 आता है। ठीक है। तो ऊपर जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास, वो तो सेम रहेगा। ठीक है। यहाँ पर एक नंबर ऐड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। ये बीटा डिके में होता है सिर्फ, और किसी में भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ओ सॉरी, इसमें ये वाली जो वैल्यूज हैं ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बी पार्ट देखें। तो बी पार्ट में द बीटा एमिशन ऑफ थेलियम 208 इज accompanied बाय gamma emission from the nucleus. Explain why this gamma emission does not affect the number in the equation. अच्छा, बस उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि आपके पास बीटा एमिशन हो गया, अब उसके बाद जो गैमा एमिशन हो रहा है न्यूक्लियस से, तो उसकी वजह से जो है वो कोई इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा नंबर, इक्वेशन में जो नंबर्स हैं उसके ऊपर। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जब हम गैमा एमिशन की इक्वेशन लिखते हैं तो गैमा एमिशन की इक्वेशन में नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। उसका रीजन ये है कि गैमा में कोई चार्ज नहीं होता, और क्योंकि उसमें जब कोई चार्ज नहीं होता तो उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। और जब कोई चेंज नहीं आता तो चेंज ना आने की वजह से उसमें सिर्फ होता है कि उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से अनस्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है बस। ठीक है। तो नंबर्स में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो गैमा एमिशन की वजह से इसलिए चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज देयर इज नो चार्ज ऑन गैमा एमिशन, ऑन गैमा रेज। इक्वेशन नंबर रिमेन्स द सेम। और उसके बाद सजेस्ट वन रीजन व्हाई अ न्यूक्लियस ऑफ थेलियम 208 इज अनस्टेबल। तो इसमें अनस्टेबिलिटी का रीजन आपने बताना है कि इसमें अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या हो सकता है।
ठीक है। अच्छा, वैसे हमने अनस्टेबिलिटी और इससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की हैं ऑलरेडी, तो उसमें से ही आपने 1 मार्क के लिए रीज़न लिखना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसमें से मास इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से रेडिएशन एमिट होना शुरू हो जाती है, या न्यूक्लियस काफ़ी हैवी हो तो उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी होती है। ठीक है। एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स कॉजेस अनस्टेबिलिटी। ठीक है। और उसके बाद बी पार्ट में अगर हम देखें, तो सैंपल ऑफ थेलियम 208 इज प्लेस्ड इन अ थिक लेड कंटेनर एंड इट शोज अ नैरो बीम of beta particles and gamma radiation emerging from a small hole in one side of the container। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस सैंपल को यहाँ पर रखा है और उसमें से एक ओपनिंग रखी गई है, और यहाँ से बीम ऑफ बीटा एंड अल्फा पार्टिकल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर होंगे तो उसके लिए आपने डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो बीटा और गैमा रेडिएशन है यहाँ पर। तो गैमा के लिए तो आपको पता है कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता, तो उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, गैमा चला जाएगा स्ट्रेट विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। और बीटा की अगर बात करें, तो बीटा के लिए आपको याद होगा इसकी डिफ्लेक्शन हम कहाँ बनाते थे, लेफ्ट हैंड रूल से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको याद ना हो। ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं याद आ रहा कि डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, तो आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको याद होगा फर्स्ट फिंगर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड जो है फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट को। और थंब की डायरेक्शन होगी फोर्स के लिए। तो फील्ड आपके पास इनटू द पेपर है, करंट आपके पास अगर राइट साइड पे आप मार्क करते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फील्ड इनटू द पेपर है, इनटू द पेपर है, और करंट आपके पास जो है लेट सपोज इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास हम अपर डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, क्यों? इसका रीजन ये क्योंकि बीटा खुद नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव होगा। ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होती है बीटा के लिए, वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई तो कर लेते हैं। अब जैसे फोर्स की डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड, ठीक है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आने का ये मतलब नहीं है कि इसका आंसर भी यही होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने जो कंसिडर की है वो पॉजिटिव से नेगेटिव कंसिडर की है, लेकिन हमारे पास जो नेगेटिव है वो लेफ्ट पर है। नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है। तो आपने क्या करना है, जो आपका फाइनल आंसर आ रहा था ना अभी थंब अपवर्ड, उसे आप डाउनवर्ड कर दो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो बीटा होगा वो लाइट होता है, वो जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं भी हो कि किस तरह से
इसकी डायरेक्शन होगी। नॉर्मली तो एक ही डायग्राम आती है आपके पास, यही मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर के रिस्पेक्ट से हम कैलकुलेट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन इन केस अगर नहीं याद हो तो लेफ्ट हैंड रूल से ये मेथड है सिंपल आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। तो एक आपके पास ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वेरिएंट से। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। इसके बाद एक और वेरिएंट देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स थोड़ा सा डिटेल है। तो इसलिए पहले हम न्यूक्लियर को कवर कर लेते हैं। तो आपके पास जर्नल, थर्मल, न्यूक्लियर, इनकी डिस्कशन हो जाएगी, क्योंकि ये इतने मुश्किल नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स को हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि उसमें चीज़ें काफ़ी डिटेल हैं, डायग्राम भी हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिव isotopes that emit ionizing radiation are used in hospitals। तो आपने दो सेफ्टी प्रिकॉशंस बताने अगर इन आइसोटोप्स को आप यूज करते हो इन मेडिकल प्रोसीजर्स। ठीक है। तो आपने पहला इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन बताना है और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, और फिर उसके साथ दूसरा सेफ्टी प्रिकॉशन बताना है और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, 2 मार्क्स का है, इसका मतलब है एक सेफ्टी प्रिकॉशन 1 मार्क के लिए। तो बहुत ज़्यादा आपको कोई डिटेल नहीं लिखनी होगी यहाँ पर, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी इतना ज़्यादा डिटेल होती नहीं है कि आप बहुत डिटेल में एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो सिर्फ हम ब्रीफली उसे एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते। अब जैसे सेफ्टी प्रिकॉशन की हम बात करें, तो अब क्योंकि मेडिकल उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक्सरे के बारे में अगर हम बात करें, तो एक्सरे हम डेली लाइफ में जैसे यूज़ कर रहे होते हैं, वो रेडियो एक्टिव तो नहीं होता, लेकिन उससे हमें एक हेल्प मिल जाती है। वो उसकी भी रेडिएशन काफ़ी हाई होती है। तो एक्सरे को जितना कम टाइम के लिए आप यूज़ करो उतना बेहतर होगा। और मल्टीपल एक्सरेज एट अ टाइम नहीं करवाए जाते इसी वजह से, ताकि आपके पास जो एक्सपोजर टाइम हो रेडिएशन का वो कम हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ये लिख सकते हो, रेड्यूस एक्सपोजर टाइम। लेड बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखेंगे कि कम एक्सपोजर टाइम में लेस अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। और सेफ्टी प्रोसीजर 2 की अगर बात करें, तो सेफ्टी प्रोसीजर 2 में ये होगा कि जैसे भी आपने बताया कि लेड बॉक्स आप यूज़ करो उसे स्टोर करने के लिए। ठीक है। और अब जैसे हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसे स्टोर के लिए, आप भले लेड बॉक्स अगर नहीं भी लिख रहे, तो उसमें आप लेड बॉक्स के अलावा ये लिख सकते हो कि आप स्ट्रॉन्ग शील्डिंग मटेरियल यूज़ करो। ठीक है। तो अगर लेड बॉक्स नहीं लिखते आप फॉर एग्जांपल, तो आप शील्डिंग इसमें लिख सकते हो। तो इससे ये होगा कि रेडिएशन जो है वो ज़्यादा यहाँ आपके पास एटमॉस्फेयर में जो है वो पेनिट्रेट नहीं करेंगी। ठीक है। इट कैन नॉट।
पेनिट्रेट थ्रू लेड, या अगर आप लेड की जगह शील्डिंग वर्ड लिख रहे हो या प्रोटेक्टिव लेयर लिख रहे हो तो वो भी आप लिख सकते हो। और इसके अलावा जो है वो डिस्टेंस आप इंक्रीज करके रखो, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, जैसे टोंग्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन वो तो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स में होता है, लेकिन वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही ये जर्नल है, ठीक है। ये चाहे आपके पास छोटा रेडियो एक्टिव सोर्स हो, बड़ी रेडिएशन सोर्सेज आप यूज कर रहे हो, तो ये सब में अप्लाई हो सकता है। उसके अलावा गिव टू रीजंस व्हाई अल्फा एमिटर्स आर नॉट यूज्ड एज रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स इनसाइड द बॉडी। तो हम अल्फा एमिटर्स को क्यों यूज नहीं कर सकते रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स के तौर पे इनसाइड द बॉडी, मतलब जिसमें अल्फा रेडिएशंस एमिट हो रही हो, ठीक है। तो जैसे बॉडी में अक्सर ये होता है कि अगर आपने ट्रेस करना हो, तो जैसे वाटर की हमने एग्जांपल ली थी कि वाटर पाइप में अगर क्रैक हमने आइडेंटिफाई करना हो, तो हम उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को वाटर के साथ ऐड करके फ्लो करवा देते हैं, और फिर डिटेक्टर्स की हेल्प से उसकी रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे रेडिएशंस आपको ज्यादा मिल रही हैं, तो वहां पर क्रैक होगा। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर ह्यूमन बॉडी में भी परफॉर्म किया जाता है लेस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ। लेकिन उसमें क्वेश्चन उनका ये है कि अल्फा एमिटर्स हम क्यों यूज नहीं कर सकते इसके तौर पे। अच्छा, अल्फा के बारे में आपने पता है क्या, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हो ना, आप उनकी प्रॉपर्टीज को सोचो। प्रॉपर्टीज में ही आंसर होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। पेनिट्रेशन पावर इज लेस, कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द बॉडी, बिल्कुल सही। एक अब जैसे आपने आंसर बताया पेनिट्रेशन पावर पावर वाला, बिल्कुल सही है। क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन कम होती है, तो ये बॉडी से बाहर आ ही नहीं पाएंगे, तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। एक तो प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि इनकी रेंज आपको पता है बहुत छोटी सी होती है, पेपर से स्टॉप हो जाता है, तो बोन्स और फ्लैश से ये बाहर कैसे आ पाएगा, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये हो गया। तो लो पेनिट्रेशन पावर विल नॉट अलाउ। अच्छा, इसमें दूसरा रीजन हम ये लिखेंगे, आयोनाइजेशन पावर इसकी ज्यादा होती है। तो आयोनाइजेशन की वजह से वो बॉडी में जल्दी मतलब दूसरे पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, तो इस वजह से भी इसे यूज नहीं किया जाता। तो ये दोनों इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो आपने उन्हीं प्रॉपर्टीज का रेफरेंस यूज करना होगा, सिवाय इसमें ही नहीं, सिर्फ चाहे कोई भी वो आपके पास रेडिएशन के बारे में पूछे, तो उसमें आपने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना है, ठीक है, कि क्या रीजन इसमें हो सकता है। क्योंकि इसके अलावा और वो कुछ ऐसा पॉइंट देते नहीं है, ना हमारे सिलेबस में कोई ऐसे इक्विपमेंट्स थे जिनमें हम स्पेशली इन्हें यूज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हम उनके प्रॉपर प्रोसीजर लिखते। बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन पावर, ठीक है। तो इस वजह से हम यूज नहीं कर रहे, तो आयनाइजेशन प्रोसेस विद इन द बॉडी स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद बी पार्ट में है सोडियम 24 इज एन आइसोटोप ऑफ सोडियम एंड दैट हैज अ प्रोटॉन नंबर ऑफ 11, न्यूक्लियॉन नंबर 24. Sodium 24 decays by emission of a beta particle to form an isotope of magnesium. Use nuclide notation to write down the nuclide equation for this decay. आसान है, ठीक है। सोडियम का आइसोटोप उन्होंने दिया, प्रोटॉन नंबर 11 है और न्यूक्लियॉन नंबर 24 है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले सोडियम आ गया, 11 और 24। ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसके बाद इसने एमिट होकर बनाया मैग्नीशियम 12 और 24। बाकी बीटा आ गया इसमें। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सी इक्वेशन हो गई। तो इसको लेफ्ट और राइट पर जो लिखने का सीक्वेंस होता है ये भी सेम आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें इक्वेशन याद होती है लेकिन हम बीटा को पहले लिख दिया गलती से एरो से, या मैग्नीशियम को एरो से पहले लिख दिया, तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि एक्सपेरिमेंट सिंपल होता है, एक को आपने रेडियो एक्टिव एमिशन करवाया, फिर उसमें से जो एमिट होगा, तो जाहिर सी बात है कि वन, मतलब एक चीज को आपने ब्रेक करके दो बनाए, तो एरो से पहले एक आएगा, ठीक है, एलिमेंट, फिर वो ब्रेक होकर दो में आपको मिल रहा होगा आउटपुट में। तो इसमें लेफ्ट राइट पर लिखने का सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो गलत लिखा तो ये 3 मार्क इसीलिए है, हर एक के लिए अलग अलग है। तो अगर एक की भी प्लेसमेंट गलत की, क्योंकि नंबर्स तो हम लिख ही लेंगे क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन अगर नंबर गलत है या प्लेसमेंट गलत है तो मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया आपके पास सेकंड वेरिएंट से 24 के। इसके अलावा थर्ड वेरिएंट भी देखते हैं इसका। ओके, लीक्स इन अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स आर डिटेक्टेड। ठीक है, सेम वही एक्सपेरिमेंट आ गया जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि वाटर पाइप्स में भी हम यूज कर सकते हैं इसे। और इसमें रेडिएशन डिटेक्टर यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, वाटर पाइप के ऊपर ये डिटेक्टर लगा हुआ है, काउंटर है, और यहाँ पर लीकेज है। और बाकी आप देख सकते हो कि ग्राउंड के अंडर है वो, ऊपर नहीं है बिल्कुल। बिफोर द रेडियो एक्टिव ट्रेसर इज एडेड टू द वाटर द डिटेक्टर मेजर्स द बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये तो पता हो कि बैकग्राउंड में रेडिएशंस कितनी है। अगर हमने बिना उसे काउंट किए स्टार्ट कर दिया प्रोसीजर, तो हमें खुद भी नहीं पता चलेगा ये रेडिएशन बैकग्राउंड की है या उसकी है जो रेडिएशन मटेरियल हमने यूज किया वहां पर। ठीक है, तो एवरेज बैकग्राउंड रेडिएशंस उन्होंने कहा कि 26 काउंट्स पर मिनट है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन इतनी मुश्किल नहीं है, इसमें डेफिनेशन इजी है। वो रेडिएशन जो हमारे पास नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। तो रेडिएशंस अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग। ड्यू टू रॉक। एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद सजेस्ट वन सोर्स ऑफ रेडिएशन।
अच्छा, उन्होंने एक सोर्स पूछा जिसकी वजह से काफी ज्यादा आपको बैकग्राउंड रेडिएशंस मिल सकती हैं। ठीक है। और वो रेडिएशंस का रीजन आपको पता है कि अंडरग्राउंड रॉक्स होंगे। ठीक है, मोस्टली क्योंकि हम यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो अंडरग्राउंड से रिलेटेड है। तो उसमें अंडरग्राउंड रॉक्स जो होंगे उसकी वजह से आपको रेडिएशन की वैल्यू काफी हाई मिल सकती है। तो अंडरग्राउंड रेडिएशंस बिकॉज ऑफ रॉक। और उसके बाद ये कि अब आपने रेडियो एक्टिव ट्रेसर को ऐड कर दिया वाटर में। और द कंटेनर इन फिगर 10.1 काउंटर इन फिगर 10.1 शोज द काउंट रेट इन काउंट्स पर मिनट above the leak in the water pipe. Determine the count rate due to the tracer. ठीक है, बहुत आसान है। उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया था बैकग्राउंड रेडिएशन, लेकिन उन्होंने डेफिनेशंस और ये पूछी हैं। तो उसमें ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि उन्होंने वैल्यू दी थी। तो हम डायरेक्ट जाएंगे डायग्राम पे, हमने देखा 382, हम 382 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने बैकग्राउंड रेडिएशंस आपको बताई थी पहले। एवरेज 26 है। तो 382 में से 26 माइनस करना है। तो 382 में से हम उसे माइनस कर लेंगे। -26। तो आंसर देख लेते हैं कितना आता है। 356। एक मिनट। 382 -26। तो सिर्फ रेडिएशन की वजह से ये काउंट रेट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड इसमें से हमने रिमूव कर दी। क्योंकि वो हमने ऑलरेडी मेजर कर ली थी तो उसकी वैल्यू हमें पता चल गई थी, तो उसे हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इसके अलावा सजेस्ट विच रेडियो एक्टिव एमिशन अल्फा बीटा और गैमा इज सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग द लीक इन द वाटर पाइप। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा जो है वो रेडिएशन मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, और उसका क्या रीज़न होगा कि हम वो यूज़ कर रहे हैं? आपने बताया गैमा, ठीक है, गैमा सेलेक्ट कर लेते हैं हम। और उसकी लॉजिक क्या लिखेंगे कि गैमा क्यों यूज़ करना चाहिए? एक तो बहुत आसान सी उसकी लॉजिक भी है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने बताया गैमा, और गैमा के लिए अम, आप रीज़न भी बता सकते हो अगर आपको याद है कि क्या रीज़न लिखना चाहिए हमें इसमें। अच्छा, रीज़न इसका बहुत ही सिंपल सा होगा, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे मेटल पाइप की बात हो रही है, तो मेटल पाइप को क्रॉस करना है, तो अल्फा तो नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। बीटा थोड़ा बहुत माइनर सा कर लेगा, लेकिन गैमा जो है वो कर सकता है इजीली। ठीक है, मतलब बीटा भी आंसर में एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ हद तक पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जिस तरह गैमा, लेकिन अगर आप अच्छी मतलब रेडियो एक्टिव रेंज का बीटा यूज कर रहे हो तो वो ट्रैवल कर सकता है। तो अगर कोई बीटा लिख देता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि मार्किंग स्कीम्स जब आप देखोगे तो उसमें आपको बीटा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बीटा भी लिख सकते हो, गैमा भी लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि हमें मेटल पाइप्स और इनसे रिलेटेड सबसे पहले गैमा आएगा,
क्योंकि गैमा की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन गैमा में थोड़ा सा बस मसला ये होता है कि वो हार्मफुल है ज़्यादा। तो सराउंडिंग में थोड़ी सी रेडिएशन ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, इस वजह से। तो बीटा की कुछ रेंज होगी कि वो पास कर सके। ठीक है, तो जहाँ पाइप क्लीन होगा, जहाँ पे क्रैक नहीं है, तो बीटा वहां तो स्टॉप हो जाएगा। जहाँ पे लीक होगा तो बीटा को वहां से निकलने का तो चांस मिलेगा। तो इस वजह से बीटा भी आपके पास हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। गैमा तो ये है कि वो मेटल पाइप में से भी हो सकता है इजीली पेनिट्रेट करके कुछ पार्ट उसका बाहर आ जाए, और जहाँ लीकेज होगा वहां से ज्यादा रेडिएशन आपको मिल जाए। तो दोनों का काम एक जैसा होगा, और दोनों आप यूज कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। सो बीटा के बारे में अगर लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हो, कैन बी स्टॉप्ड बाय पाइप बट कैन पास थ्रू सॉइल। ठीक है। तो जो ग्राउंड सरफेस है उसमें से तो रेडिएशंस पास हो जाएंगी। और गैमा यूज करने में आपको पता है कि ये तो पास हो ही जाएगा इजीली। तो अगर कोई गैमा लिखता अपने आंसर में, कैन पेनिट्रेट थ्रू। और ये बात अंडरस्टूड है कि अगर आपके पास क्रैक होगा तो वहां से रीडिंग ज्यादा मिलेगी। तो इस वजह से अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन हो कि जब वो उससे पास ही कर लेगा, पेनिट्रेट कर लेगा, तो फिर इसको यूज करने का फायदा क्या होगा, रीडिंग्स में डिफरेंस आएगा, तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये वाला पार्ट भी रिपीटेड है बेसिकली। ये पूरा अगर आप क्वेश्चन देखो तो ये एक तरह का रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। पास पेपर में भी हमने एक बार कहीं किया था। ठीक है, रिसेंट ईयर्स में ही है, बहुत ज्यादा पुराने में भी नहीं है। और इसमें उन्होंने पूछा, एक्सप्लेन व्हाई द रेडियो एक्टिव आइसोटोप मस्ट नॉट हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। तो बहुत ज्यादा शॉर्ट हाफ लाइफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि ऐसा ना हो कि आपने इसको पास करवाया और इसकी हाफ लाइफ इतनी छोटी थी कि वो डिटेक्ट करने वाले रीजन से पहले उसकी हाफ लाइफ हो गई, और वो उसकी रेडिएशन इतनी कम हो गई कि वो अब पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही। तो इसलिए बहुत ज्यादा शॉर्ट हाफ लाइफ भी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट हो लेकिन इतनी ज्यादा ना हो। ठीक है। सो इट विल नॉट अलाउ टू रीच द सरफेस एंड इट विल नॉट अलाउ टू डिटेक्ट रीडिंग। और इसी तरह से एक और पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी हाफ लाइफ भी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर सप्लाई में वो काफी देर तक फिर फ्लो करता रहेगा, और उसकी वजह से जो है वो वाटर में रेडिएशंस यानी उसमें कंटेमिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन हो गया न्यूक्लियर का। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। और इसमें और ऐड कर लेते हैं साथ ही, ताकि आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से हो जाएं। अक्टूबर नवंबर के भी ऐड कर लेते हैं। मई जून के तो ये कंप्लीट हो गए आपके पास 24 के। अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वेरिएंट यानी 2024 के फर्स्ट वेरिएंट का क्वेश्चन है। द न्यूक्लियाइड notation फॉर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, यूजिंग द सिंबल्स शोन इन फिगर 8.1, draw a diagram to show the number of electron, number of neutrons and protons in a neutral atom of carbon 14 and how they are generated। तो उन्होंने सिंबल्स आपको बता दिए कि ये सिंबल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्रॉस यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसके अलावा न्यूट्रॉन के लिए आप जो है वो एम्प्टी होल यूज करोगे, और प्रोटॉन के लिए फिल्ड सर्कल यूज करना है आपने। ठीक है, ये आपके पास इसके डायग्राम की रिप्रेजेंटेशंस आ गई। और इन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशंस के साथ आपने ये बताना है, डायग्राम टू शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ कार्बन 14। तो अगर कार्बन 14 का न्यूट्रल एटम हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं, ये आपने सिंपल सा बताना है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो तीनों की रिप्रेजेंटेशन सही होगी तो आपको इजी 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कोई गलत मार्क किया तो उसमें फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 6 प्रोटॉन है डेफिनेटली। ठीक है, और इसके अलावा 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, और 14 में से 6 अगर माइनस करते हैं तो बाकी बचता है 8। तो 8 न्यूट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे सेंटर में आपने न्यूक्लियस बनाया और न्यूक्लियस के अराउंड आपने रिंग्स बना दिया, आप उस तरह से भी बना सकते हैं इसकी डायग्राम, जैसे वो अपने क्वेश्चंस में देते हैं आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाकर। आप जैसे केमिस्ट्री में भी करते हो तो आपको आइडिया होगा। तो हम न्यूक्लियस में पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन कर देते हैं। प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है 8। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स आ गए, और इसी के साथ हम न्यूट्रॉन्स बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और उसके अराउंड आप रिंग बनाकर उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकते हो। ठीक है, 1 2 और बाकी रह जाएंगे 4। ठीक है, बाकी आप रिंग्स बनाकर उसमें भी इन्हें मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, और उन्होंने स्पेस भी इसलिए दिया है कि आप रिंग बनाकर उसे कंप्लीट कर लो। उसके बाद वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूट्रल एटम ऑफ कार्बन 14। ये वाला भी बहुत रिपीटेड आइडिया है, काफी हमने पास पेपर्स के टॉपिकल्स में देखा था। क्योंकि नाइट्रोजन का भी यही नंबर होता है 14, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत क्लियर डिफरेंस आ रहा है कि न्यूट्रॉन में 7 प्रोटॉन आ रहे हैं, और कार्बन में 6 प्रोटॉन थे। तो हम ये लिखेंगे, कार्बन 14 हैज 1 मोर न्यूट्रॉन
क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन कम था ना, उसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन थे। तो इस वजह से उसमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया। देन नाइट्रोजन 14 एंड ऑल्सो कार्बन 14 1 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देन नाइट्रोजन 14। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स हैं तो इसलिए हमने इसमें कंप्लीट उसकी कॉम्पोजिशन बता दी, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन होता है ना प्रीवियस पार्ट, उसी के रेफरेंस से आप बाकी आंसर्स भी कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस पार्ट में सारी चीजें लिखी थी। तो हमने भी आंसर में सारे जो है वो कंपोनेंट्स का रेफरेंस दे दिया। ठीक है। उसके अलावा कार्बन 14 डिकेज बाय बीटा एमिशन, फिर से बीटा एमिशन आ गया। और उसके अलावा आपने बताना है नेम ऑफ अ पार्टिकल दैट इज आइडेंटिकल टू बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल की बिल्कुल आइडेंटिकल जो पार्टिकल हम यूज करते हैं उसका नाम आपने लिखना है। तो वो सिंपल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है डिस्क्राइब द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन कार्बन 14 एज बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। तो बीटा पार्टिकल जब एमिट होगा तो उसके बाद क्या चेंजेस आएगी ये बताने हैं। अब बीटा के बारे में वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि बीटा में एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। तो इस वजह से बीटा के बारे में वो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो अ न्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। और डी पार्ट में हाफ लाइफ है 5700 ईयर्स। अ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ वुड, it contains this much atoms of carbon 14, so when it was manufactured। तो उसमें इतने सारे एटम्स थे, जब उसे मैन्युफैक्चर किया गया था, जब मिली तो उस वक्त इतने रह गए थे। तो आपने बताना है कि कितना टाइम जो है वो पास हो चुका होगा इसे मैन्युफैक्चर हुए हुए। ठीक है। तो इसमें अब आप देखो हाफ लाइफ गिवन है क्लियरली। तो हाफ लाइफ आपके पास जो है वो गिवन है। उसके अलावा जो है वो वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट इज मेड, और इसमें आपके पास जो अभी पार्टिकल्स हैं इनिशियल इतने थे, और अभी जो हमारा टारगेट है वो ये है। मतलब हमने ये देखना है कि यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा। तो हमारा वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। स्टार्ट करेंगे हाफ लाइफ इसकी। तो पहले इसकी हाफ लाइफ करेंगे। तो 1.2 एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 एक्सपोनेंट 10 हो जाएगा। और इसे फिर से डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये 3 × 10 की पावर 10 हो जाएगा। अच्छा, हमें सॉरी इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करना था, हमने उसकी टारगेटेड वैल्यू से स्टार्ट कर दिया।
तो हमें इनिशियल से स्टार्ट करना था। तो इनिशियल वैल्यू को पहले आपने हाफ करना है, 9.6 एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाई 2। और आप इसे और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2.4। और एक और हाफ लाइफ करेंगे तो ये 1.2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो आपके पास टारगेटेड वैल्यू थी वहां तक आप इसकी 3 हाफ लाइफ करने के बाद पहुंच गए। तो फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, तो 3 हाफ लाइफ हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो 3 हाफ लाइफ के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो अब हमारे पास जो टाइम उन्होंने दिया था हाफ लाइफ का, उसके हिसाब से हमें देखना है कि ये 3 हाफ लाइफ हुई हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 17100। राउंड ऑफ अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करें तो 17,000 ईयर्स, यानी इतनी मतलब वो मैन्युफैक्चर होने के बाद इतने ईयर्स पास हो चुके होंगे तब जाकर वो आपको इस फॉर्म में मिलेगी जो हमें अभी एटम्स उसमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है उसने 17,000 ईयर्स पास किए होंगे तब जाकर वो इस वैल्यू पर पहुंची होगी वो। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए न्यूक्लियर फिजिक्स के 2024 पेपर्स में, जिसमें मई जून फर्स्ट सेकंड थर्ड वेरिएंट तीनों थे, और मई अक्टूबर नवंबर में अ, ये पहला वेरिएंट था। ठीक है, बाकी दो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें से आप ट्राई करके देखना कि उसमें आपसे कंप्लीट वो हो पाते हैं या नहीं। अगर किसी में डाउट हो तो वो फिर आप पूछ लेना। ठीक है।